अस्सलाम वालेकुम। लास्ट 6 मंथ्स पहले हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट पे मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच भी दी और फिर एंड में हम सब ने सवाल जवाब किए। तो मैंने जो अपना सवाल पूछा था वो ये था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया एडमिन, वरना मैं वो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाता। तो मैंने ये कहा कि जब मुल्क इतने एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स का शिकार है कि कुछ भी पैसे नहीं बचे, यानी बिल्कुल एंड हालत पे आ चुकी है चीज़ें, तो जब हम IMF से इतना मांग रहे हैं तो क्यों ना हम अपनी कुछ रोड्स के राइट्स, हम अपने कुछ राउंड अबाउट्स के राइट्स, इस तरह के बहुत सारे राइट्स बड़े बड़े सेठों को सेल कर दें या बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल कर दें कि भाई बड़े बड़े लोगों के नाम पे राउंड अबाउट हो जाए, राइट। अब यहाँ पर पहला एक शिकायत ये आती है, इससे पैसे तो बहुत आ जाएंगे और PKR में आ जाएंगे। तो बेशक डॉलर तो नहीं आएगा, PKR आ जाएगा, लेकिन उससे बहुत सारे हमारे PKR वाले खर्चे भी गवर्नमेंट के हैं, वो सारे फुलफिल हो सकते हैं और कुछ गुजारा हो सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई जब लोगों के नाम पे राउंड अबाउट हो जाएगा तो लोग तो फिर बहुत हाई समझेंगे अपने आप को और वही जो प्रोटोकॉल कल्चर है वो प्रमोट होगा। तो प्रोटोकॉल कल्चर तो वैसे ही है, प्रोटोकॉल कल्चर वैसे ही है, अगर थोड़ा और प्लस माइनस हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले जान बचानी है, अभी जान बचानी है। साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि जिन लोगों को आप ये राइट सेल करेंगे, जो राउंड अबाउट्स के राइट्स होंगे या जो रोड्स के राइट्स होंगे, उनको आप और भी फैसिलिटेट करें, यानी उनको लेटेस्ट से टैक्स डिपार्टमेंट में कोई स्पेशल उनको प्रोटोकॉल दिया जाए, या जब वो फ्लाई कर रहे हो तो एयरपोर्ट पे उनको बहुत हाई प्रोटोकॉल दिया जाए। इसी तरह उनको जो गवर्नमेंट की एयरलाइन है जैसे PIA है, तो PIA के लिए अगले 20-25 साल 30 साल के लिए उनको 50% डिस्काउंट वाला कोई पैकेज दे दें, यानी बस किसी तरह उनसे पैसे निकलवा लें, यानी इस वक्त की ज़रूरत पूरी कर लें। तो बहरहाल उन्होंने भी उसका बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया था जो उस वक्त के लिहाज से बहरहाल मुनासिब था, वो डिस्कस करना मकसद नहीं है। फिर क्या हुआ, रिसेंटली मैं एक वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें एक बंदे ने बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी कि जो बात मैंने PKR में की ना, उसने डॉलर्स के लिए बोली। देखें हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खाली हो चुके हैं, बहुत बुरे हालात हैं, और हम 1-2 बिलियन डॉलर के लिए IMF के पास जा रहे हैं और उनकी बेतहाशा शर्तें मान रहे हैं। तो जब हम 1-2 बिलियन डॉलर के लिए IMF के पास जा सकते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ी रिसोर्स है और वो है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी। आप नहीं जानते कि दुनिया में कितने अमीर अमीर पाकिस्तानी, आप इधर US में कितने अमीर अमीर लोग हैं। तो किसी तरह अगर उन्हीं को समझा बुझा के उन्हीं का पैसा पाकिस्तान ले लिया जाए तो उनके लिए बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन उसमें भी रेमिटेंसेस के रास्ते में भी हमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। पहले ज़रा गौर से सुने। नंबर 1 तो ये है कि अगर आप बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश में अगर कोई रेमिटेंस भिजवाता है ना, वहाँ के भी हालात ख़राब हैं, तो 2.5% गवर्नमेंट अपने जेब से दे देती है, यानी 100 रुपये आएंगे तो 102 रुपये 50 पैसे बंदे को मिलेंगे, यानी मोटिवेशन के भाई लाओ पैसा। इसी तरह श्रीलंका में 5% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट देती है, अगर आप 100 रुपये लेकर आ रहे हो तो 100 रुपये पे 5 रुपये आपको मिल जाएंगे। इसी तरह इवन पाकिस्तान में भी अयूब खान के दौर में 1% एक्स्ट्रा मिलता था एक्सपोर्ट को, अगर आप वो लेकर आओ या कुछ इस तरह था कि आप रेमिटेंस लाओ तो 1% एक्स्ट्रा मिलता था। लेकिन अफसोस के साथ हमने क्या हरकत की पिछले 6 महीने में, आपने देखा कि इंटर बैंक वाला रेट 225 पे रोक के रखा, और से सुनिएगा, और ओपन मार्केट 260 था। तो वो लोगों के लिए मोटिवेशन ही नहीं थी, यानी जो बेचारा ऑफिशियल चैनल से भेज रहा था उसकी पिटाई कर रहे थे हम। जबकि दूसरे मुल्कों में जहां हालात को सुधारना हो वहां वो क्या करते हैं कि वो एक्स्ट्रा देते हैं। साथ उस आर्टिकल में यही बात लिखी हुई थी कि जो ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनको कोई स्पेशल कार्ड बना के दे दें या इनका बैंक अकाउंट्स बिल्कुल सेपरेट कर दें कि भाई जिस रास्ते से वो पैसा आएगा वो सेपरेट कामों पे लगेगा। इसी तरह उनका एयरपोर्ट पे कोई स्पेशल प्रोटोकॉल कर दें, एयरपोर्ट से उनके घर तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी डबल कर दें, क्योंकि कितने लोग बाहर से आ रहे होते हैं और रास्ते में लुट जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं। तो अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन हमने उसके बरक्स काम किया। अगर हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते ना और IMF के रिव्यूज़ को भी राइट टाइम पे हैंडल करते, उसको भी इतना डिले करा, जब वो होता था उसमें डिले और बिलाखिर अब हमें इतनी सख्त तरीन शराइत माननी पड़ रही हैं कि हमारी इन्फ्लेशन बहुत एक्सट्रीम हो गई है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे LCs वगैरह नहीं खुल रही, इंपोर्ट बैन्स की वजह से कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और एकदम हाई अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हम चले गए। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें इन्फ्लेशन भी बहुत एक्सट्रीम है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत एक्सट्रीम है, ये स्टैगफ्लेशन है। और यकीन करें इस वक्त हमारे यहाँ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मामला चल रहा है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ये है कि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है और बैंक का रिटर्न कम है, बैंक का इंटरेस्ट रेट कम है। यानी अगर आप कोई गुड्स खरीद लो तो वो ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, लेकिन अगर बैंक में पैसे रखोगे तो वो कम रिटर्न आपको मिलेगा। तो लोगों का एतबार बैंकिंग सिस्टम से भी उठ रहा है। अब सवाल यह है कि यार ये इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा क्यों, ये इन्फ्लेशन इतनी क्यों बढ़ गई है? इसके पीछे बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। जैसे पहला इवेंट तो इसमें यह है कि जो फ्लड आया हमारे यहाँ, उसकी वजह से फूड की सप्लाई, जो फसलें थी वो सब कट गई, तो सप्लाई कटी, उस वजह से भी हमारी प्राइस लेवल्स बढ़े। नंबर 2, हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी यंग पॉपुलेशन पाकिस्तान में बहुत है, जिसकी वजह से भी उनको भी फूड की बहुत ज़रूरत है। तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो भी प्राइस लेवल्स बढ़ रहे हैं। तीसरी वजह, इंपोर्ट डिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट मुल्क है और करेंसी डेप्रिसिएशन तेज हो रही है, तो हमारी तो हर चीज़ भाई, हमारा खाना पीना यहाँ तक के ऑयल बिजली सब इंपोर्ट से कनेक्टेड है, डॉलर से कनेक्टेड है। तो एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन की वजह से भी ये मसला हो रहा है। फिर एक और बुराई यूक्रेन वॉर ने रही सही कसर निकाल दी, उसकी वजह से भी ऑयल प्राइसेस, वीट प्राइसेस वगैरह दुनिया में बढ़ गई। फिर उसके बाद पोस्ट कोविड क्या है, कोविड में पूरी दुनिया में एकदम डिमांड गिरी थी और एकदम जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो वो डिमांड एकदम बढ़ी, तो उसने भी इन्फ्लेशन को बढ़ाया। और एक और बहुत बड़ी वजह थी दुनिया भर की, मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया भर की गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान बहुत सारी फ्री पेमेंट्स लोगों को की थी। इवन पाकिस्तान में भी शायद एहसास प्रोग्राम या कोई, जिसमें तो जब लोगों को गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है, जिससे वो डिमांड ज़्यादा करते हैं और उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। और एक बहुत बड़ी इन्फ्लेशन की वजह घबराहट और वीक कंट्रोल। भाई आप देखते हैं ज़रा पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टर किराया कैसा बढ़ा देते हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल थोड़ी, हर बंदा अपनी मर्जी से जा रहा है। तो जब इकोनॉमी में इतनी अनसर्टेनिटी और इकोनॉमी इतनी चेंज हो रही होती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एक बुराई ये हो गई है कि इन्फ्लेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन लोगों की सैलरीज उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। उसके पीछे भी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी जो लेबर यूनियंस है यहाँ इतनी स्ट्रांग नहीं है, वीक लेबर यूनियन है। नंबर 2, भाई जब धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेज़ी से हो रही है कि बेचारे लेबर का पावर भी वीक है। चारों तरफ इतनी बेरोजगारी है कि अगर ये नहीं काम करेगा तो दूसरा कर लेगा, तो लोग कट रहे हैं। इसके अलावा सेठ खुद भी रो रहा है, तो वो किस तरह वो एम्प्लॉयमेंट देगा, यानी किस तरह वो सैलरी बढ़ाएगा। और अगर आप देखें ना तो मुझे कल परसों एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहा था कि वो उसने कहा, हम अपने ट्रेनीज भी हायर करते हैं, कोई गर्ल्स को वगैरह को हायर करते हैं, तो बोला उसका बेचारी का ऊबर का खर्चा ही 15-20 हज़ार रुपये हो जाता है। तो अगर आप उसको 35-40 हज़ार की बिगनिंग सैलरी भी दे रहे हो तो उसको क्या बचता है, लंच और ये ऊबर के बाद कुछ भी नहीं बच रहा होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब एक और ब्लंडर पिछले हफ्ते तक कुछ अरसे से था जो अब जाके कुछ हद तक रिपेयर हुआ है, वो ब्लंडर सुनिए। देखें, एक होता है मार्केट इंटरेस्ट रेट, जो कि गवर्नमेंट जो बोरो करती है ना बैंक से और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, तो वो मार्केट इंटरेस्ट रेट है और वो 19% था अभी पिछले दिनों, अब जाके थोड़ा सही हो गया, 19% था। और एक होता है बेस रेट, या जिसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जिस पर स्टेट बैंक जो है ना वो डिफरेंट बैंक्स को लोन देता है। अब होता यह है, ये जो डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स होती है ना, इनके पास जब लिक्विडिटी शॉर्ट हो जाती है, यानी कमर्शियल बैंक बोलती है हमारे पास पैसे खत्म हो गए, तो कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक को कॉल करके बोलती है यार आप हमें बेस रेट पर, यानी 17% जो पहले था, अब तो 20% हो गया है, 17% पे लोन दे दो, हमारे पास लिक्विडिटी शॉर्टेज है। तो वो लोग यहाँ से 17% पे लोन लेते हैं और फौरन से 19% वाले या 19.5% वाले ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से 17% पे लोन लिया, वहाँ 19-19.5% पे दे दिया, बीच में 2% ले लिया, यानी ये भी गवर्नमेंट का नुकसान है। यानी गवर्नमेंट कितना बड़ा ब्लंडर कर रही थी कि अपना 2% का बैठे बैठाए ये कॉस्ट भी अपने ऊपर ले रही थी। ये तो शुक्र है अब इंटरेस्ट रेट बढ़ के 20% हो गया, तो अब ये गैप ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो गया है। अब यहाँ पर एक और मसला भी है, यहाँ देखें, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना ही, जो अभी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, सर ये अच्छा है, हाँ इन हालात में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कुछ अच्छा भी है। और इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं, जैसे आप श्रीलंका की एग्जांपल लें तो श्रीलंका ने भी इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा इंक्रीज रखा था और श्रीलंका ने कंजम्पशंस पे, लोगों को फ्यूल के ऊपर भी क्वांटिटी फिक्स कर दी थी कि भाई आप एक हद तक कंजम्पशन कर सकते हैं ताकि इंपोर्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो। और आप इस चार्ट में देख भी सकते हैं कि देखिए श्रीलंका की फिर करेंसी काफ़ी हद तक स्टेबल भी हुई, यानी एक पॉइंट पे जाके रुकी भी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फ़ायदा तो है, लेकिन साथ साथ इसका नुकसान भी है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना बिजनेसेस को डिस्करेज करता है। भाई लोग कहते हैं हम फिक्स इनकम की तरफ ही चले जाएं। स्टॉक मार्केट के लिए डिस्करेजमेंट है, स्टॉक मार्केट गिरती है। इसके अलावा ये जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है, गाड़ियां वगैरह लोग अब लीज पे नहीं लेंगे, वैसे ही ऑटो सेक्टर की तो हमने फुल बजाई हुई है, तो भी ये भी सारे मसले होंगे। अच्छा, एक और बात भी बता दूं कि लोग जो जितनी भी बोरिंग हमारी मार्केट में, अगर आप देखें ना कि ये जो इंपोर्ट बैन वगैरह हुआ है जिससे इंडस्ट्रीज वगैरह ये लोग गिरा रहे हैं, तो अब लोगों की इतनी क्रेडिट लेने की एबिलिटी भी नहीं है क्योंकि काम धंधा चल ही नहीं रहा। तो दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, और आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ हों वो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम और इस पे वीडियोस बनाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।